हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है कितानिया फार्मेसी की एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों, कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख ले। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको बी फार्मेसी का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा और उसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो अभी जाके आप चेकआउट करें बी फार्मेसी का कोर्स भी हमारे ऐप पे, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों, हम आज की इस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी जो टर्म्स आती है उनकी उन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इसके साथ हम आज की इस वीडियो पे बिल्कुल एकदम एक्साइटेड होकर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज की इस वीडियो को। तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी की एपिडेमियोलॉजी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर है एपिडेमियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडी द occurrence, disturbance and control of disease in a population। मतलब कि जो एपिडेमियोलॉजी है वो एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। वो स्टडी करती है कि डिजीज कैसे हो रही है, उसको कहाँ कहाँ हो रही है और उसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसके अंदर। मतलब कि सीधा सा है कि एपिडेमियोलॉजी वो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, वो हमारी पॉपुलेशन में स्टडी करती है कि डिजीज कैसे हो रही है, कि उसका कारण क्या है और वो कहाँ कहाँ पे हो रही है, और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है, उन सब चीजों की डिजीज को कंट्रोल में कैसे लाया जा सकते हैं, ये बताती है हमारे को। उसके अंदर है महामारी विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जनसंख्या में रोगों की घटना वितरण और नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी की ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डिजीज। तो आइडेंटिफाई डिजीज कॉज मतलब कि इसके अंदर सबसे पहला है कि डिजीज को आइडेंटिफाई करना कि उसका कारण क्या है, कि वो कैसे हो रही है डिजीज हमारे अंदर। उसका एक एजेंट के बारे में फाइंड करना कि वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसका अंदर एग्जांपल है मलेरिया कोज प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मतलब जो मलेरिया होती है वो कैसे होती है, एक पैरासाइट के, वो कौन सा पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से मलेरिया होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्टडी डिजीज पैटर्न। मतलब कि स्टडी व्हेन वेयर एंड हाउ डिजीज ओकर। मतलब ये डिजीज के पैटर्न के बारे में स्टडी करती है कि मतलब डिजीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है, कैसे कैसे वो हो रही है, कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड करती है आगे। वो ये स्टडी है, दूसरा पॉइंट बताता है कि स्टडी डिजीज पैटर्न बताता है। इसके अंदर इसका एग्जांपल है डेंगू इंक्रीज इन रेनी सीजन। मतलब कि जो डेंगू है वो रेनी सीजन में अंदर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आसपास पानी बना रहता है, उससे क्या है कि मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों से डेंगू फैलती है। उसके अंदर तीसरा है वो है प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटब्रेक्स। मतलब कि जो फ्यूचर आउटब्रेक्स है उनके बारे में प्रेडिक्ट करना। मतलब कि कौन सी बीमारी अब कौन से सीजन के अंदर ज्यादा फैलेगी उसके बारे में प्रेडिक्ट करना, ये एपिडेमियोलॉजी का काम होता है। तो इसके अंदर एग्जांपल समझते हैं। इसके अंदर फ्लू स्प्रेड इन विंटर्स प्रिपेयर वैक्सीन। मतलब जो फ्लू होती है वो विंटर सीजन के अंदर ज्यादा बढ़ती है, तो उसके अंदर हमारे को क्या करना है कि हमें पहले से वैक्सीन तैयार कर लेनी चाहिए उस चीज की, ताकि हम उससे प्रिवेंट या बच सके। इसके अंदर चौथा है वो डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मतलब कि जो भी डिजीज होती है, कोई भी डिजीज फैलती है, उससे प्रिवेंट या उसको उससे बचना और उसको कंट्रोल में लाना, कि उस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल में लाया जा सके। ये भी एक इसी का काम होता है एपिडेमियोलॉजी का। इसके अंदर है एग्जांपल है कोविड वैक्सीन प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब कि जो कोविड वैक्सीन है वो कोरोना वायरस के दौरान सभी को मतलब जो इन्फेक्शन होने से बचा रही थी। तो ये इसको प्रिवेंट में लाया जा सकता है, इसके ध्यान में रखते हुए एपिडेमियोलॉजी को। अब इसके अंदर पांच है इवेल्युएट हेल्थ प्रोग्राम्स। मतलब कि जैसे कि कोई भी हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है तो उनको ध्यान में रखना है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको सही तरीके से रन करा जा रहा है नहीं करा जा रहा है, और फिर उसके अंदर सही से हेल्थ चेकअप हो रहे नहीं हो रहे। इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना कि जो भी हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट रन कर रही है उनको सही से चेक करना, ये भी इसी का काम होता है। तो उसके अंदर है चेक इफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज इफेक्टिव। मतलब कि जो भी कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट रन कर रही है तो उनको चेक करना कि वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा, या फिर वो उसको इफेक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा लोगों पे, उन सब चीजों के बारे में देखना। अब इसके अंदर है एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी की। अब इसकी एप्लीकेशन कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले डिजीज प्रिवेंशन। मतलब ये लोगों को डिजीज से बचाती है, उनको लोगों को प्रिवेंट करती है, डिजीज को फैलने से भी रोकती है और डिजीज को कंट्रोल में लाती है। तो इसका एग्जांपल है वैक्सीनेशन प्रिवेंट डिजीज। मतलब कि जो भी कोई वैक्सीन बनाते हैं अपन, तो क्यों बनाते हैं, वो डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ही बनाते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है सीधी सी डिजीज डिजीज प्रिवेंशन। अब इसके अंदर चलते हैं दूसरा दूसरा है हेल्थ प्लानिंग। मतलब कि जो भी कोई अपनी हेल्थ है उसके बारे में प्लानिंग करना है और उसके रिलेटेड कोई भी हेल्थ प्रोग्राम से इन सब चीजों को रन करना है, जिससे क्या है कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छे से रह सके, ठीक रह सके। इसके अंदर गवर्नमेंट प्लान वैक्सीनेशन प्रोग्राम। मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स रन करती है, वो क्यों करती है, हमारी हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए ही करती है। इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर तीसरा हेल्थ रिसर्च। मतलब कि नई नई रिसर्च करना हेल्थ के बारे में, जो भी को कैंसर का है, कोई भी कैंसर के बारे में रिसर्च करना कि उसको अपन कैसे ठीक कर सके बिना कोई भी वो एक्सपेंसिव दवाइयां लेने के बजाय, या कोई भी थेरेपी के बिना उसको अपन कैसे ठीक कर सके, इन सब चीजों की रिसर्च करना, ये भी हेल्थ रिसर्च के अंदर ही आता है। इसका अंदर एग्जांपल है रिसर्च ऑन कैंसर कॉजेज। मतलब कि जो भी कोई कैंसर के कारण है उन सब चीजों के बारे में रिसर्च करना और उनकी थेरेपी का और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च करना।
अब इसके अंदर चौथा है इवैल्यूएट ट्रीटमेंट, मतलब ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके बारे में ध्यान रखना कि वो ट्रीटमेंट सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर उसकी जो भी कोई मेडिसिन ले रहा है वो उस पे इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है उसकी ट्रीटमेंट, वो सब चीजें बारे में देखना। तो इसका एग्जांपल है चेक इफ मेडिसिन वर्क प्रॉपर्ली, मतलब ये जो मेडिसिन ले रहे हैं वो उसको चेक करना कि वो पेशेंट पे सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, या फिर उसको कोई चेंज करनी चाहिए उसकी डोज में, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। उसके अंदर है जो पांचवा है हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि लोगों के अंदर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, लोगों को अवेयर करना डिजीज के बारे में या उनसे प्रिवेंशन के बारे में अवेयर करना कि कैसे बचा जा सकता है डिजीज से, ये सब इसी के अंदर आते हैं। इसके अंदर है अवेयर अबाउट हाइजीन, मतलब कि लोगों को अवेयर करना हाइजीन के बारे में, डिजीज से प्रिवेंट करने के बारे में, इन सब चीजों के बारे में अवेयर करना। अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट टर्म्स इन एपिडेमायोलॉजी की, एपिडेमायोलॉजी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, उन सब चीजों को हम देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एपिडेमिक, अब ये एपिडेमिक क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, उन सब उनके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर है एन एपिडेमिक इज अ सडन इंक्रीज इन डिजीज केस इन अ स्पेसिफिक एरिया, मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक एरिया में कोई भी डिजीज केसेस अचानक से बढ़ जाए, उसी को बोलते हैं अपन एपिडेमिक। किसी विशेष क्षेत्र में किसी रोगों के मामले का अचानक बढ़ जाना महामारी कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं। डेंगू केस सडनली इंक्रीज इन जयपुर एपिडेमिक, मतलब कि जैसे अपने जयपुर एरिया के अंदर कोई भी डेंगू केस है वो अचानक से बढ़ गए तो उसको अपन एपिडेमिक बोलेंगे। अब इसके अंदर दूसरा है पेंडेमिक, अभी पेंडेमिक क्या होता है इसके बारे में भी देखते हैं। तो इसके अंदर एन पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड, मतलब कि जो भी कोई भी डिजीज है वो अपने पूरे वर्ल्ड वाइड यानी ऑल कंट्रीज के अंदर फैल रही है एक साथ, उसको अपन बोलेंगे पेंडेमिक। अब इसके अंदर जब कोई रोग पूरी दुनिया में फैल जाता है उस महामारी या फिर पेंडेमिक, उसे पेंडेमिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है कोविड-19, मतलब जो अभी अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस पूरी कंट्रीज के अंदर एक साथ फैला था, तो उसको अपन पेंडेमिक बोल सकते हैं। अब इसके अंदर तीसरी तीसरी है वो है एंडेमिक। अब ये एंडेमिक क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर अ डिजीज दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया इट्स कॉल्ड एंडेमिक, मतलब कि जैसे कोई भी डिजीज है वो कोई स्पेसिफिक एरिया में हमेशा के लिए प्रेजेंट रहती है, उसी को बोलते हैं अपन एंडेमिक। मतलब वो वहां पे वो डिजीज वहां पे रहेगी और किसी न किसी के अंदर होती रहेगी वो डिजीज, उसको अपन एंडेमिक बोलते हैं। जो रोग किसी क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहता है उसे स्थानीय रोग एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है मलेरिया इज सम पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जैसे कोई मलेरिया डिजीज है वो कुछ कुछ इंडिया के कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर हमेशा रहता है, तो वो एक एंडेमिक का केस हो गया। उसके अंदर चौथा है आउटब्रेक। अभी आउटब्रेक क्या होता है उसको देखते हैं। उसके अंदर सडन इंक्रीज ऑफ डिजीज इन स्मॉल एरिया, मतलब कोई भी स्मॉल एरिया के अंदर या कोई स्मॉल एरिया के अंदर किसी भी बीमारी केसेस अचानक से बढ़ जाए उसी को बोलते हैं अपन आउटब्रेक। ये इन सब टर्म्स को ध्यान रखना क्योंकि कंफ्यूजिंग टर्म्स है, तो आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इनको ध्यान रख के पढ़ना। इसके अंदर है किसी छोटे क्षेत्र में अचानक रोग फैलना आउटब्रेक कहलाता है, मतलब कोई भी छोटे इलाके के अंदर अगर कोई भी किसी भी बीमारी के केसेस अचानक से बढ़ गए तो उसको अपन आउटब्रेक बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, फूड पॉइजनिंग इन हॉस्टल, मतलब कोई भी अगर एक हॉस्टल है उसके अंदर फूड पॉइजनिंग केसेस अचानक से बढ़ गए तो उसको अपन आउटब्रेक बोलेंगे। तो इसके अंदर पांच जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि अभी ये क्या होता है इसको देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अ मेथड बाय विच डिजीज स्प्रेड, मतलब कोई भी डिजीज है वो एक किसी से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे फैल रही है, उसका कारण क्या है, उसका कोई कौन सा एजेंट है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैला रहा है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे फैलता है उस संचारण का तरीका कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर इसके टाइप्स अब इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन के दो टाइप्स है, वो कौन कौन से है वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे भी कोई व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए या फिर उसकी जो वो स्नीज कर रहा है तो उसकी ड्रॉपलेट्स उस सामने वाले पर्सन पे चल जाए तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो उसका एग्जांपल है कोविड स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स, मतलब कि जैसे कोई छींक देता है कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन और वो उसकी ड्रॉपलेट्स सामने वाले हेल्थी पर्सन पे लग जाए तो भी उससे इन्फेक्टेड हो सकता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो इसका दूसरा टाइप है वो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या होता है जैसे कोई मच्छर है तो उसको काट ले तो उसके अंदर क्या है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट आ जाता है, वो एक इनडायरेक्टली उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है और उसको मलेरिया कॉज हो जाती है। जैसे एग्जांपल है मलेरिया स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो काट लेता है तो उसको भी मलेरिया फैल जाती है उसके अंदर या मलेरिया हो जाती है डिजीज। तो उसके अंदर छठा है वो क्वारंटीन। अभी क्वारंटीन क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसके अंदर है सेपरेशन ऑफ एक्सपोज्ड हेल्दी पर्सन, मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है इन्फेक्टेड है तो उसके उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ गया तो उस हेल्दी पर्सन को अलग रखना, उसी को बोलते हैं क्वारंटीन। इसके अंदर है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए स्वस्थ व्यक्ति को अलग रखना क्वारंटीन कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। कोविड एक्सपोज्ड पर्सन कीप्ड सेपरेट फॉर 15 डेज, मतलब जैसे कोई कोविड 19 के इन्फेक्टेड कोई कोविड 19 से इन्फेक्टेड है और उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ गया तो उसको 14 दिन के लिए अलग रखा जाएगा, क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके अंदर सातवां आप आइसोलेशन की आइसोलेशन क्या होता है उसको देखते हैं। इसके अंदर है सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि जैसे भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको हेल्दी लोगों से सेपरेट कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, उसी को बोलते हैं आइसोलेशन। इसके अंदर है संक्रमित व्यक्ति को स्वास्थ्य लोगों से अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। तो इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कोविड पेशेंट इन आइसोलेशन वार्ड, मतलब कोविड पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर रखना वो एक आइसोलेशन का पार्ट होता है। अब इसके अंदर 8 है इंक्यूबेशन पीरियड। अभी इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसके डेफिनेशन से देखते हैं।
तो उसके अंदर टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्पटम्स, मतलब कि जैसे भी कोई भी टाइम होता है, जो इन्फेक्शन और सिम्पटम्स के बीच में जो का टाइम होता है, उसको बोलते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। संक्रमण होने और लक्षण दिखने के बीच का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। कोविड इंक्यूबेशन पीरियड इज इक्वल टू 2 टू 14 डेज, मतलब जो कोविड 19 का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब कि जैसे कि आज अपन को इन्फेक्टेड हो और उसके सिम्टम्स हमको कितने दिन बाद में आएंगे, उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो उसके 2 से 14 दिन के बाद में आते हैं कोविड 19 के सिम्टम्स। अब इसके अंदर नाइन है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो उसके अंदर है फाइंडिंग पीपल हु हैड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसके उसके कॉन्टैक्ट में कौन-कौन से लोग आए थे, उन सब चीज़ों का उनके बारे में कॉन्टैक्ट लेना, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की पहचान करना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। कोविड पेशेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब जैसे कोई कोविड से इन्फेक्टेड है, तो उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट में कौन-कौन आया, उन सब चीज़ों के बारे में कॉन्टैक्ट रखना, उन सब लोगों के बारे में, उसको बोलते हैं अपन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। और उसके अंदर है द स्वाब की मोर्बिडिटी क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर है नंबर ऑफ डिजीज पर्सन इन अ पॉपुलेशन, मतलब कि जैसे कोई 1000 लोगों की पॉपुलेशन में कितने लोग बीमार हैं, उसी को बोलते हैं अपन मोर्बिडिटी। किसी जनसंख्या में बीमार लोगों की संख्या को मोर्बिडिटी कहते हैं। अब इसके अंदर इसके एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 100 पीपल सिक आउट ऑफ 1000, मतलब कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन के अंदर अगर 100 लोग बीमार है, तो उसकी मोर्बिडिटी है 100 लोग, वो 100 पीपल्स। अब इसके अंदर 11वां पॉइंट है मोर्टिलिटी। अब मोर्टिलिटी क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर है नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन, मतलब कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हुई, उसी को बोलते हैं अपन मोर्टिलिटी। किसी जनसंख्या में मृत्यु की संख्या मोर्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका 10 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन में 10 लोगों की मौत होगी, तो उसकी मोर्टिलिटी कहलाएगी। तो अब बात करेंगे हम समरी टेबल्स की, मतलब कि अभी हमने कौन-कौन सी टर्म्स पढ़ी, उनको उनके बारे में देखेंगे, और जो मीनिंग है उनका, उनकी क्या उनकी डेफिनेशन होती है उनके बारे में, और उनके एग्जांपल को समझते हैं। आसानी से एक शॉर्ट नोट की तरह समझते हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ी एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, जैसे उसके अंदर है, उसकी मीनिंग है स्टडी ऑफ डिजीज पैटर्न, मतलब कि डिजीज के बारे में स्टडी करना कि वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बारे में देखना। और इसका एग्जांपल है कोविड 19 स्टडी, मतलब जैसे कोई आपने कोविड 19 है कि उसके स्टडी करके उसकी वैक्सीन बनाई गई, तो वो इसका एक एग्जांपल है। दूसरी टर्म पढ़ी हमने एपिडेमिक। एपिडेमिक की, एपिडेमिक क्या होगा, सडन राइज इन केस इन वन रीजन, मतलब किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर डिजीज की सडनली बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं अपन एपिडेमिक। इसका एग्जांपल है डेंगू इन सिटी, मतलब कि कोई भी सिटी के अंदर डेंगू एकदम से बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं अपन एपिडेमिक। तीसरी टर्म जिसके अंदर पेंडेमिक। पेंडेमिक के अंदर था ग्लोबल स्प्रेड, मतलब सारी कंट्रीज के अंदर एक साथ हो फैल रही है, तो उसको जैसे कि उसका एग्जांपल है कोविड 19। चौथी टर्म थी इसके अंदर एंडेमिक। अब एंडेमिक है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट डिजीज, मतलब कि किसी एक एरिया में डिजीज हमेशा प्रेजेंट रहे, उसको बोलते हैं अपन एपिडेमिक। जैसे एग्जांपल है मलेरिया। चौथा इसके अंदर आउटब्रेक। अभी आउटब्रेक था लोकलाइज्ड एंडेमिक, मतलब छोटे से एरिया के अंदर सडनली किसी भी डिजीज केस बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं अपन आउटब्रेक। जैसे फूड पॉइजनिंग हॉस्टल इसका एग्जांपल है। अब पांचवा था इसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बोलते हैं कि हाउ में डिजीज कैसे फैलती है, उसका एजेंट क्या है, वो उसका हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका एग्जांपल है एयर मॉस्किटो हो गया। अब इसके अंदर क्वारंटीन। अब क्वारंटीन टर्म के अंदर क्या था, सेपरेटेड एक्सपोज बाय हेल्दी, मतलब जो भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ गया, तो उसको अलग रखना, वो हो गया क्वारंटीन। उसके एग्जांपल है जैसे कि उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखना। अब इसकी अगली टर्म थी, वो थी आइसोलेशन। आइसोलेशन के अंदर क्या था कि जो भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो उसको सेपरेट रखना, जैसे कोविड 19 वार्ड हो गया। इसके अंदर अब आ गया इंक्यूबेशन पीरियड। अभी इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर था कि जो भी इन्फेक्शन और जो सिम्टम्स की वजह से जो भी टाइम बचता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे वो होता है नॉर्मली 2 से 14 दिन के बीच का। अब इसके अंदर है अगली टर्म थी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के अंदर क्या था कि जो भी लोग इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में है, उनके उनके बारे में कॉन्टेक्ट करना, उनके बारे में जानकारी लेना, वो होती है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। जैसे कि कोविड 19 ट्रेसिंग ऐप हो गया। अब इसके अंदर अगली थी मोर्बिडिटी। अब मोर्बिडिटी क्या है कि कितने लोग बीमार हो रहे हैं 1000 लोगों की पॉपुलेशन के अंदर, उसको बोलते हैं मोर्बिडिटी। जैसे कि इसका एग्जांपल है 100 केस पर 1000 लोगों पे 100 लोगों का केस, उसको वो मोर्बिडिटी कहलाएगी। अब इसके अंदर अगली टर्म थी, लास्ट टर्म थी, वो थी मोटिलिटी। मोटिलिटी क्या है, डेथ रेट को बोलते हैं मोटिलिटी। जैसे कि 1000 लोगों पर मतलब 1000 लोगों में कितने लोग मरे, वो उसकी मोटिलिटी कहलाएगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल मजे के साथ समझ में आएगा मेरे साथ। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने बात की एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, उससे रिलेटेड कौन-कौन सी टर्म्स आती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। ये एपिडेमियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करी, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करी। बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए, तो आप हमारे को कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब आपको बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। और बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएँगे ये नोट्स, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। मुझे तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ओके, बाय।